उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत का विश्लेषण करते हुए हम अपना ध्यान एक ऐसे विशाल महाकाव्य पर केंद्रित कर रहे हैं जिसमें 1,00,000 श्लोकों से भी अधिक श्लोक हैं और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों व परिस्थितियों का लेखा जोखा इस महाकाव्य में सम्मिलित है। माना जाता है कि इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही। इसमें शामिल कुछ कथाएं तो इस काल से पहले भी प्रचलित थीं। महाभारत की मुख्य कथा 2 परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है। इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार और व्यवहार के मानदंड तय करते हैं। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान V.S. सुकथांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। आइए जानते हैं कि इस परियोजना को पूरा करने के लिए कौन कौन से कार्य पूरे करने पड़े। आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। अंततः उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। इस पूरी प्रक्रिया में 2 बातें विशेष रूप से उभर कर आईं। पहली, संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी। यह इस बात से ही स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने में आई। दूसरी बात जो स्पष्ट हुई वो ये थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान महाभारत के प्रचार प्रसार में अनेक क्षेत्रीय अंतर भी उभर कर सामने आए। इन अंतरों का संकलन मुख्य पाठ की पाद टिप्पणियों यानी फुटनोट्स और परिशिष्टों के रूप में किया गया। 13,000 पन्नों में से आधे से भी अधिक इन अंतरों का ब्यौरा देते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये अंतर उन गूढ़ प्रक्रियाओं के द्योतक हैं जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों को रूप दिया। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्य रूप से उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए। 19वीं और 20वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुशीलन करते समय इन ग्रंथों को सतही तौर पर समझा और उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया है वास्तव में उसी तरह से उसे व्यवहार में लाया जाता होगा। कालांतर में विद्वानों ने पाली, प्राकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन भी किया। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे, लेकिन इन आदर्शों को सवालों के घेरे में भी रखा जाता था और कभी कभी इनकी अवहेलना भी की जाती थी। भाषा एवं विषय वस्तु। महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो संस्कृत में है, हालांकि अन्य भाषाओं में भी इसके संस्करण मिल जाते हैं। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को 2 मुख्य शीर्षकों आख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियों का संग्रह है और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है, लेकिन यह विभाजन पूरी तरह अपने आप में एकांकी नहीं है। उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियां होती हैं और ज्यादातर आख्यानों में समाज के लिए शिक्षा भी होती है। अधिकतर इतिहासकार इस बात पर एकमत है कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक था जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए। आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। क्या महाभारत के माध्यम से सचमुच में हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था? इस बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का मुख्य कथानक है। अन्य इतिहासकार इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी और सबूत से नहीं मिलती है। महाभारत की रचना। ये ग्रंथ किसने लिखा? इस प्रश्न के कई उत्तर हैं। संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। ये क्षेत्रीय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे
और उनकी विजय व उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रचार प्रसार मौखिक रूप से हुआ। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और उसे लिखा। ये वो काल था जब कुरु और पांचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है, मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। क्या नए राजा अपने इतिहास को और अधिक नियमित रूप से लिखना चाहते थे? यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंडों की स्थापना हुई, जिनका इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता है। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ के रचना काल का एक और चरण देखते हैं। ये वो समय था जब भगवान विष्णु की आराधना प्रभावी हो रही थी तथा श्री कृष्ण को, जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से एक हैं, उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था। कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलती जुलती बहुत सी उपदेशात्मक घटनाएं महाभारत में जोड़े गए। इतिहासकारों का मानना है कि महाभारत के शुरुआती संस्करण में 10,000 श्लोकों से भी कम श्लोक रहे थे, लेकिन समय के साथ इस ग्रंथ में नए नए श्लोक जुड़ते गए और ये बढ़कर 1,00,000 श्लोकों वाला महाकाव्य बन गया। साहित्यिक परंपरा में इस विशाल रचना का रचयिता महर्षि व्यास को माना जाता है। महाभारत में अन्य किसी भी मुख्य महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों और बस्तियों का अत्यंत जीवंत चित्रण है। 1951 से 52 के दौरान पुरातत्ववेत्ता बी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया। क्या यह वही गांव था जिसका जिक्र महाभारत में हस्तिनापुर के नाम से किया गया था? हालांकि नामों की समानता एकमात्र संयोग भी हो सकता है, लेकिन गंगा के ऊपरी दोआब वाले क्षेत्र में इस पुरा स्थल का होना, जहां कुरु राज्य भी स्थित था, इस ओर इशारा करता है कि यह पुरा स्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती थी, जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया था। बी लाल को यहां आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले थे। महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। ये सब उस संवाद को दर्शाते थे जो इसके लेखकों, अन्य लोगों और समुदायों के बीच कायम हुए। अनेक कहानियां जिनका उद्भव एक विशेष क्षेत्र में हुआ और जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ, वे सब इस महाकाव्य में समाहित कर ली गईं। साथ ही इस महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्याएं की गईं। इसके प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रों में भी दर्शाया गया। आगे चलकर इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।